विजन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ इस समय देश के जाने माने आर्किटेक्ट आदरणीय अशोक कुमार सर हैं। सर, बीसीएल में आपका स्वागत है और सबसे पहला सवाल, चूंकि जो आपका प्रोफेशन है, किस रूप में देखते हैं? हालांकि बिजनेस की अगर हम बात करें तो अपग्रेडेशन होती रहती है, समय समय पर बदलाव होता है, तो इस फील्ड को, आर्किटेक्चर फील्ड को हम किस रूप में देखते हैं और उसके भविष्य को कैसे देखते हैं? बदलाव तो बहुत ही परमानेंट फीचर है। इवन हमारे प्रोफेशन में भी बदलाव के कई सारे कारण भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, प्रोफेशन को अगर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से देखते हैं तो भी लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 30 ईयर्स में देयर इज चेंज इन द ट्रेंड्स। जो हमारे प्रैक्टिस में क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट्स के परसेप्शन, मटेरियल फिनिशेस अवेलेबल, context, regulatory framework, bylaws and even the aspirations of people, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ बदलती रहती हैं। आपने देखा होगा, अगर 1990 और 2000 के टाइम फ्रेम में कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग आपने देखी तो वो बहुत ही मॉडेस्ट एंड डिसेंट वे में आप अंदर बाहर सब कुछ देख पाएंगे। इंटीरियर्स में उतना एम्फेसिस नहीं था जो आज है। लोग उतना रिच और टेस्टफुली डिटेल इंटीरियर्स के बारे में सोचते भी नहीं थे। अब वो एक बदलाव है। दूसरा, मटेरियल फिनिशेस में काफ़ी रेवोल्यूशन है। पहले हमारी जो एक्सटीरियर फिनिशेस थी, आपने देखा होगा, नॉर्मली प्लास्टर्ड सरफेसेस हैं, पेंट है, या कहीं स्टोन फिनिशेस हैं, या कहीं ब्रिक फिनिशेस थी। अभी बहुत सारे इको फ्रेंडली मटेरियल्स आ गए हैं जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और चाहे वो डोर चौखट्स हैं या विंडोज़ हैं, फ्लोरिंग, फिनिशिंग, वॉल पैनलिंग, बहुत सारे आइटम्स हैं, इवन एक्सटीरियर्स हैं। तो जो एक आपने देखा होगा, अभी जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक बहुत वैसा सब्जेक्ट है जो सबके दिल के बहुत करीब है। और चूँकि इतने सारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं तो सभी लोगों को चिंता हो रही है कि हम कैसे अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो यूजेस हैं मटेरियल्स के, उनको हम इस तरह से मेंटेन करें जो इको फ्रेंडली हों। और उनके इको फ्रेंडली होने के साथ में ये भी होगा कि हम एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के जो रेगुलेशंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको हम ऑनर करेंगे, उनको एडहेयर करेंगे। साथ में फ़ायदा ये होगा कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के बहुत करीब होते पाएंगे अपने को। तो दैट विल बी अ गुड अचीवमेंट इन अ वे। तो ये तो बदलाव के बहुत सारे कारण हैं। और किसी भी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स हैं या कोई भी अपने प्रोफेशन में जो काम करते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है कि हम अपने को समय के साथ अपडेट करते चलें, जिससे कि हम आउटडेटेड ना होने पाएँ। और ये बहुत ही आवश्यक है। जैसे आपने देखा, जो लोग समय के साथ अपने को अपडेट करते हैं और अपने को काइंड ऑफ इवॉल्व करते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल भी रहते हैं। और उनसे जो लोग सेवाएं लेते हैं वो भी सेटिस्फाइड रहते हैं। बिकॉज आज अगर कोई हमारे पास आते हैं और हमारे से कोई सर्विसेज लेते हैं तो उनकी एस्पिरेशन ये होती है कि हम जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो बेस्ट ऑफ ट्रेंड्स अवेलेबल इन द ग्लोब, उनके साथ चलें। बिल्कुल। और उनके साथ हम उनको सेटिस्फाई कर सकें, उनको हम डिलीवर कर पाएँ। तो इसलिए हमारे नॉलेज बैंक में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे वे ऑफ थिंकिंग में भी कहीं कोई कमी ना हो। और जो सर्विस जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए कि हम उनके एस्पिरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्युटली बेनिफिटिंग इंडिविजुअल हैं या प्रोफेशनल हैं। तो ये मेरा बदलाव के बारे में। एक सर, इसमें देखा जाता है कि जो नए बच्चे हैं, हम कर रहे हैं, हम आपके आर्किटेक्ट की ही फील्ड की बात करते हैं, तो नए बच्चे जो आते हैं तो कई बार शॉर्ट टर्म पर सिस्टम तुरंत जल्दी, आपका अगर 40 साल का अनुभव है तो उनको लगता है कि 1 साल में हम इस चीज़ को अचीव कर लें। क्या लगता है और किस तरह के उनके लिए मैसेज है कि क्या उन्हें करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ जो शॉर्टकट तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं किसी भी तरह से। देयर इज नो शॉर्टकट दैट लीड्स टू सक्सेस।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम शॉर्टकट में जाते हैं तो नेचुरली हम एक डिफाइंड प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और जैसे आपने देखा कि मेरा फील्ड हो या किसी और का फील्ड हो, किसी प्रोफेशन में अगर एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस एंड गेनिंग नॉलेज, तो अगर हम उसको अटेन नहीं करेंगे तो नेचुरली हम इमेच्योर कहलाएंगे और हम इनएक्सपीरियंस कहलाएंगे। तो उस एक्सपीरियंस को गेन करना और उस प्रोसेस को थॉरली एक्सपीरियंस करना ही हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि नोबडी गेट्स एक्सपीरियंस इन 1 डे 1 ईयर और ओवरनाइट। उसका एक प्रोसेस होता है। और जैसे हम लोगों ने शुरू में आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर क्वालिफिकेशन जो भी हम लोग एजुकेशन अटेन करते हैं, उसके बाद किसी भी अच्छे ऑफिस में काम करने का मतलब है कि हम एक प्रॉपर वर्क कल्चर में अपने को ढाल दे रहे हैं उसमें, पाते हैं और उस वर्क कल्चर के साथ हम सीखते हैं। वर्क कल्चर का मतलब ये नहीं कि हम एक प्रोसेस ऑफ वर्किंग ही है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है जहाँ पर लेट्स से देयर अबाउट 30-40 आर्किटेक्ट्स, एक बड़ा ऑफिस हो और उसमें लोग काम कर रहे हों और उसमें वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हों। तो वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि रेजिडेंशियल भी हैं, कमर्शियल भी हैं, कल्चरल भी हैं, स्पोर्ट्स भी है और भी बहुत सारे हैं, हेल्थ केयर भी है, लाइक और जो भी हमारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं वो भी हैं। तो अगर हम ऐसे किसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपोजर है वो इनफाइनाइट की तरह है कि अगर हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो होता है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा कोई दूसरा हो। और इतना ही नहीं, अगर हम काम करते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट पे काम नहीं भी कर पाते हैं तो ड्यूरिंग लंच ब्रेक, ड्यूरिंग सम अदर ब्रेक या अदरवाइज इंटरेक्शन विद कलीग्स में आप सुनते हैं कि इसका ये हाईलाइट है इस प्रोजेक्ट का, इसके फीचर्स हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको रिमोटली ट्रेन इन्वायरमेंट में नहीं मिलेगी या बहुत छोटे ऑफिस में भी उतनी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा है कि अगर आप जो लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए सुटेबल ऑफिस में काम करें। और सुटेबल ऑफिस की तो बहुत ही वाइड रेंज है, तो उसको हम डिफाइन ना करते हुए इतना कह सकते हैं कि एक ऐसे ऑफिस को आप सेलेक्ट करें या जाएं जहां पर प्रॉपर वर्क कल्चर हो। तो कम से कम ये है कि आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इफ यू आर अ फ्रेशर एंड इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग, तो उस एनवायरनमेंट से आपको एक्सट्रैक्ट करने का बहुत स्कोप रहेगा। लेकिन ये एक पहलू है जो एनवायरनमेंट से आप ले सकते हैं। दूसरा, एक और बहुत ही स्ट्रांग ट्रेट माना जाता है लर्निंग प्रोसेस का, वो ये है कि आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे आप एज अ इंडिविजुअल कहीं चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, कहीं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं या कहीं ऑफिस में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन इज वन थिंग विच गिव्स यू द अल्टीमेट एक्सपोजर। आप अगर किसी पब्लिक स्पेस में चल रहे हैं तो आपको लोग भी दिखते हैं, आपको आसपास की चीज़ें भी दिखते हैं, आपको उनके डिफरेंट तरह के लोगों के बिहेवियर भी दिखते हैं, उनके और एक्शन भी दिखते हैं, एक्शन भी इसमें आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। सिमिलरली हमारे ऑफिस और हमारी प्रोफेशनल लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में भी ये लागू होता है। जब हम चलते हैं तो आई हैपन टू सी लॉट ऑफ बिल्डिंग्स ऑन रोड, और वो बिल्डिंग्स भी हैं, इंफ्रा डेवलपमेंट भी है। आप चलते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको कुछ चौराहे मिलेंगे, उन चौराहों पर डिज़ाइन होगा, कहीं कुछ फॉल्ट्स हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, जैम भी लगते हैं। कहीं फॉल्ट नहीं, अच्छे वेल डिज़ाइन स्पेसेस हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और उसको एक्सपीरियंस करने में अच्छा लगता है कि आप गए, देयर इज नो कंजेशन, देयर इज नो बॉटलनेक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं कि हम इसमें क्या अच्छा देख रहे हैं और क्या कम अच्छा देख रहे हैं, तो दैट इज व्हाट गिव्स यू अ डिफरेंस ऑफ क्वालिटी। और ये आपके ऑब्जर्वेशन की ही कैपेसिटी है या स्ट्रेंथ है जो आप उसको ग्रैस्प कर पाएंगे, उसको फिगर आउट कर पाएंगे। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आप जा रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन आप एज इफ यू आर एब्सोल्युटली इग्नोरेंट ऑफ ऑल दिस,
तो वो जीरो ऑब्जर्वेशन क्वालिटी विल लीड नोवेयर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सर लर्निंग प्रोसेस का दूसरा पार्ट है। एक चीज सर इसमें हम लोग देखते हैं, अगर खासकर कोई बिल्डिंग बनाता है, बहुत सी अथॉरिटी होती है, उनकी परमिशन की जरूरत होती है। अभी मैं देख रहा था किसी प्रोजेक्ट पे आप डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगा कि लोग कितना बारीकी से इन चीज़ों को आप लोग देखते हैं कि अथॉरिटी की, एयरपोर्ट के पास है तो बिल्डिंग की परमिशन है कि नहीं है। तमाम तरह की जो अथॉरिटियाँ जो हैं डी ऑर्डर करके बिल्डिंग गिरा देती हैं, नोटिस कर देती हैं, सील कर देती हैं। कहीं लगता है कि ये चीज़ों हम चूक करते हैं या लोग प्रॉपर आर्किटेक्ट के पास नहीं पहुंचते हैं, इसलिए ऐसी गलती होती है। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपसे बताया अभी, ये सबसे जो दोनों चीज़ें हैं, कल्चर ऑफ अ वर्क प्लेस एंड वर्क एनवायरनमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ये इन दोनों चीज़ों का इसमें भी रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं 1 साल 2 साल तक काम करते हैं और आपके पास फॉर्चुनेटली यू हैव अ चांस टू सी दैट ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकन इन दैट पीरियड। तो सबसे पहले एक प्रोसेस बताता हूँ, इट मे टेक अ मिनट और टू। किसी प्रोजेक्ट के लिए है तो आपको साइट के बारे में बताया जाता है। वो साइट का मतलब है उसके लोकेशन, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी ज्योग्राफी, उसकी सराउंडिंग्स में क्या है, उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के कोई ऐसे फैक्टर्स हैं, कहीं पास में रेलवे लाइन जा रही है, कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं और कुछ भी ऐसे फीचर्स हैं, कहीं हिलॉक है, या कहीं हाई टेंशन लाइन जा रही है, या कोई और ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जो एएसआई प्रोटेक्टेड जोन में है या इस तरह से उनकी कवरेज है। तो या कोई बिल्डिंग जो हमारे एयरपोर्ट के विसिनिटी में है या फाइनल जोन में आ रही है या उसके आसपास है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम ये पहले समझते हैं कि साइट पर किसी चीज़ का कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है ऐसे, और अगर है तो हमें उसके रेगुलेशंस जानने के बाद उसका इम्पैक्ट हम समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई साइट है अगर हमारे पास, तो हम उसको एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ देखना है तो हमें कलर कोडेड जोनल मैप होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो हम यहाँ बैठे हुए इंडिया में किसी भी साइट के बारे में पता कर लेते हैं कि इसकी इस साइट पर हम कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अप्रूवल की हमेशा आवश्यकता नहीं है। अगर वो CCZM कहता है कि इसमें आप इस हाइट तक बना सकते हैं तो आप उस हाइट तक बनाइए, उसमें यू नीड नो अप्रूवल। हाउएवर इफ देयर आर सम क्रिटिकल केसेस कि आपको मान लीजिए 60 मीटर्स की बिल्डिंग बनानी है और उसमें कहता है 58 दिख रहा है, तो फॉर सम माइनर डिफरेंस ऑफ हाइट्स हियर एंड देयर, उसके लिए आप अप्रोच करेंगे तो लाइकली है कि आपको अप्रूवल मिल जाए। अदरवाइज देयर आर सम अदर एरियाज जो हमारे एयरफोर्स के एयरपोर्ट्स होते हैं, सिविलियन एयरपोर्ट्स नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नहीं है, उनमें भी आपको कैटेगोरिकल अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा जैसे आपको जो हमारे और अथॉरिटीज होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो उसके 100 मीटर्स की रेडियस में आपको कुछ नहीं बना सकते हैं, 100 to 200 में आपको सर्टेन हाइट तक बना सकते हैं, उसके बाद आप और हाइट्स में या रेगुलेशन में जा सकते हैं। तो और फिर कौन सा लैंड, कौन सा एरिया किस पर्टिकुलर अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में है, ये उसके रेगुलेशन वहाँ लागू होंगे। अब हम जैसे NCR में हैं तो हमारे पास नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेट नोएडा अथॉरिटी है, यमुना अथॉरिटी है, उनके जो उनके जोन्स उनके डोमेन में है तो हमें उनके रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। गाजियाबाद में है तो हमारे पास यूपी के जो रेगुलेशंस हैं वो बायलॉज लागू होंगे। इस तरह से लखनऊ में है तो हाउसिंग बोर्ड भी है, LDA भी है, लीडा भी है, और इस तरह से। तो जो हमारे लोकेशन का इन्फ्लुएंस जोन या उसका रेगुलेटरी बॉडी क्या है वो डिटरमिन करेगा कि हम उसके क्या रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो ये सारी चीज़ें आप अगर कहीं आपने एक्सपीरियंस गेन किया है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं किया है देन यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम योर डिफरेंट अथॉरिटीज, या आपको जो भी नॉलेज है या आप उसको किसी भी तरह से उसको एसरटेन करेंगे कि हाँ यहाँ पर क्या क्या एप्लीकेबल होगा, और फिर आप डिजाइन करेंगे। देन यू विल बी इन अ सेफ डोमेन, सेफ जोन, और आप क्लाइंट के लायबिलिटी नहीं बनेंगे, आप एक एसेट के रूप में ही रहेंगे। अदरवाइज कई बार आपने देखा होगा कि आप ऐसा काम कर देते हैं, मालूम होता है कि यहाँ बिल्डेबल ही नहीं था, इतनी हाइट तक आप बना ही नहीं सकते थे, नहीं कर सकते, या आपने रेगुलेशंस को
की अनदेखी कर दी और ज़्यादा बना दिया। अथॉरिटी तोड़ने के लिए, सीलिंग के लिए तमाम तरह की तो ये सारी चीज़ें जानकारी होने के अभाव में होती हैं। जो जानकारी आप कर लें तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और निश्चित तौर पर आपकी जो अनुभव है, आपकी जो जानकारियाँ हैं, इससे इस फील्ड में काम करने वाले जो नए लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे बीसीएल के माध्यम से प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो हमारे ग्राहक हैं वो भी अवेयर होंगे और वो गलतियाँ नहीं करेंगे जिसकी वजह से उन्हें मुसीबतें होती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।